1976 के बाद से ही कोई ट्रांजैक्शन किसी अचल संपत्ति का विदाउट रजिस्टर्ड डीड के नहीं हो सकता। ऐसे भी बारोवर्स हैं जो हर तकलीफ सह के अपनी क्रेडिट बचाते हैं। न्याय की जो देरी हो रही है, इसमें ये धीरे धीरे ये मिथक पब्लिक में टूट रहा है। पब्लिक बिहार के एचजेएस में भी हम उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उधर हम गए नहीं। फिर तो आप आस्था रखेंगे किसी सुपर पावर में तो आप गलत काम से बचना चाहेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, बेहतर समय हमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन कठिन समय हमारे अंदर की छिपी हुई हमारी प्रतिभा को सामने लाता है, हमारी जो क्षमता है उसको प्रकट करता है। हम अगर अधिवक्ता जगत की बात करें तो विधि व्यवसाय में प्रारंभिक दिनों में जो चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों से लड़ने की जो क्षमता एक अधिवक्ता के अंदर आती है, वही क्षमता उसे बेहतर सुविधा प्रदान करती है, वही क्षमता उसका समय बेहतर बनाती है, अच्छा समय में वह क्षमता परिवर्तित कर देती है। अधिवक्ताओं से हम लगातार बातचीत करते हैं, उनके जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ मार्कंडेय मिश्रा जी हैं, जो गोरखपुर सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आज हम उन्हीं से उनके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि आपका नाम तो मैंने बताया जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का क्या नाम है और जो आपका जन्म स्थान है, जहाँ आपका जन्म हुआ, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, हमारे पिता स्वर्गीय तारकेश्वर मिश्र, हमारी माता स्वर्गीय प्रभावती देवी। ये हमारे पिताजी एक किसान परिवार से आते थे और हम लोगों का गांव राप्ती गोर्रा का कछार गोरखपुर ज़िले में, वहाँ एक डुबरी मिश्र लोगों का गांव है, वहाँ हमारा जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1952 हमारी डेट ऑफ बर्थ रही है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव के बगल में एक बिशनपुरा बाज़ार है, 1 किलोमीटर है हमारे गांव के बगल में। वहाँ से ही हमने प्राइमरी स्कूल किया, जूनियर हाई स्कूल किया, हाई स्कूल किया। हमने दाखिला इंटरमीडिएट में लिया, इंटर कॉलेज बरही सोनबरसा। संस्कृत में आज तक का रिकॉर्ड हमारा टूटा नहीं, बरही सोनबरसा में 96% के आसपास। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया, विद्या स्नातक भी वहीं से किया हमने। अच्छा। और विद्या स्नातक की डिग्री हमें 1978 में मिली। अच्छा, अच्छे नंबर से मिली। अच्छा, जून 1979 में रजिस्ट्रेशन हो गया और तब से हम विधि व्यवसाय में आ ही गए। अच्छा। हमारे चाचा जी स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र एक बहुत ही लीडिंग लॉयर थे और अच्छा। उनसे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो हमारी ये दिली इच्छा रही कि हम विधि व्यवसाय में ही जाएं। हालांकि विधि स्नातक करने के बाद कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण भी किया, लेकिन इच्छा हमारी इस विधि व्यवसाय के ही प्रति उत्कट रही। अच्छा। और इसी वजह से मैंने इस व्यवसाय में कदम रखा। चूँकि हम माता पिता के इकलौते संतान थे। अच्छा। हमारे न तो कोई भाई न तो कोई बहन। तो हम हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे, तभी हमारी शादी हो गई थी। हमारी पत्नी कुशल गृहिणी थीं, ग्रेजुएट थीं और विदुषी भी थीं। अच्छा। तो 1986 में उनका अपॉइंटमेंट हो गया बेसिक शिक्षा परिषद में एज ए गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। सीनियर शिक्षक हो करके वो अवकाश ग्रहण किया उन्होंने। अच्छा। 2016 में कि सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन विद्यालय से आ रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनको हेड इंजरी आई, लेकिन यह है कि काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया, वो सब ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी स्वस्थ हैं? अब नहीं हैं। 2018 में उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक से अब वो अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई? जी, 2018 में। 2018 में।
अरे तो प्रैक्टिस को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय हमारी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती इंदुमती मिश्रा जी का ही है। अच्छा अच्छा। वो जब से सेवा में आई उन्होंने इतना बूस्ट किया इकोनॉमिकली कि हम अपनी लाइब्रेरी स्ट्रांग किए और हर तरफ से मतलब पत्नी सेवा में थी इसलिए आर्थिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ा था? नहीं, कोई कठिनाई। बच्चों की शिक्षा दीक्षा हर व्यवस्था स्वयं संभाल लेती थी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे मतलब प्रथम सुपुत्र श्री आनंद कुमार मिश्र जी हैं, जो इस समय इंडियन ऑयल की शोभा बढ़ाते हैं, और द्वितीय सुपुत्र हैं आलोक कुमार मिश्र जी, दोनों MCA हैं। अच्छा। तो आलोक जी इस समय USA में हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एक सबसे छोटी सुपुत्री थी जो वहाँ B.Ed कॉलेज है एक बड़हलगंज में, उसमें लेक्चरर थी। अच्छा। और इस समय अवकाश ग्रहण कर लिया है क्योंकि उसे एक सुपुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और उसकी शादी हमने कर दिया था। हमारे दामाद जी इंडियन बैंक में अधिकारी हैं। आप तो सिविल के अधिवक्ता हैं? जी, हम सिविल में भी एक विंग है प्योर बैंकिंग अधिवक्ता। अच्छा। अब आप ये समझिए कि हमारे सीनियर कैलाशपति जी सिविल के बहुत रिनाउंस एडवोकेट थे, तो उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब सिविल साइड में ही हम गए, और 79 में ही हमको उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम सुपुर्द किया। वो भी तमाम बैंकों के एडवोकेट थे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मैंने बैंकिंग प्रैक्टिस शुरू की। समय मेरे पास सौभाग्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड आदि आदि फाइनेंशियल कंसर्न है। अच्छा, तब कोई भी व्यक्ति जब बैंक में ऋण के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने के साथ ही बैंक के पैनल अधिवक्ता का भी कार्य शुरू हो जाता है? आवेदन के साथ न कहिए, ये कहिए कि जब उसमें कोई सिक्योरिटी बैंक लेता है, अच्छा, तो उस सिक्योरिटी के मतलब कोई प्रॉपर्टी मार्गेज करता है। अच्छा। तो मार्गेज के लिए बैंक अधिवक्ता का काम की ज़रूरत पड़ती है। अचल संपत्ति दो तरह से बंधक रखी जाती है। अच्छा। एक तो आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो आपके पास कोई टाइटल डीड हो, तो उन दस्तावेज को ही बैंक अपने कस्टडी में रख लेता है। अच्छा। और वो कानून उसे मार्गेज मान लेता है, हो गया। और उसके साथ 0.5% स्टैम्प ड्यूटी दे होती है। अच्छा। जो बारोवर देता है। दूसरा एक बंधक बैंक रखता है कि अगर मान लीजिए कोई टाइटल डीड नहीं है, प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, और प्रॉपर्टी में कोई लीगल बाधा नहीं है, तो उसका रजिस्टर्ड मार्गेज बैंक कराता है, जिसकी एक रजिस्ट्री हो जाती है रजिस्ट्री विभाग में। अच्छा, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा एग्रीकल्चर लैंड है जिसका इंतखाब खतौनी बारोवर आपके पास या बैंक को देता है, तो उसमें कौन कौन सी जांच आप करते हैं? और जैसे इंतखाब खतौनी है तो उसमें ये है कि 12 साल तक एग्रीकल्चरल लैंड का इंस्पेक्शन किया जाता है। अच्छा। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि 12 साल में कहीं इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया। 12 साल तक का इंडेक्स रजिस्टर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अवेलेबल रहता है। अच्छा। उसका आप मुआयना कीजिए। विलेज प्रॉपर्टी का नाम यानी आराजी नंबर, प्रॉपर्टी किस जगह सिचुएट करती है, कौन ओनर है, तीनों का नाम मिलाइए। देखिए इस प्रॉपर्टी पर कोई भार तो नहीं क्रिएट किया उसने। भार करने का मतलब किसी को सेल कर दे, किसी को गिफ्ट कर दे, किसी को मार्गेज कर दे, किसी को लीज कर दे, ये सब भार होता है। अच्छा। तो उससे आप जब सर्च करेंगे तो इतना पता चल जाएगा। और दूसरा एक विंग होती है कि उसकी टाइटल सही है कि नहीं है, वो ओनर सही है कि नहीं है, उसके लिए उसे तहसील के ओनरशिप कागजात का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसे रजिस्टर खतौनी कहते हैं, रजिस्टर खसरा कहते हैं। तो इन दोनों तीनों डॉक्यूमेंट से वो पता चल जाता है कि वाकई में ओनरशिप इसके पास है और इस प्रॉपर्टी पर कोई भार नहीं है। 76 के बाद से ही कोई ट्रांजैक्शन किसी अचल संपत्ति का विदाउट रजिस्टर्ड डीड के नहीं हो सकता। अच्छा,
अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा बारोवर है जिसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, गांव में उसके पास सिर्फ मकान है, सहन की ज़मीन है, वो भी सिर्फ कब्जा के आधार पर ही जो है अपने आप को स्थापित कर पा रहा है, कोई कागजात उसके पास नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को बैंक ऋण प्रदान कर सकता है? देखिए, अगर कब्जा उसका परफेक्ट है, अच्छा, यानी कब्जे के आधार पर, सपोज कीजिए उसके बाप दादों के समय से कब्जा बरकरार है, अच्छा, तो चूंकि गांव में अगर आराजी नंबर नहीं है तो वो आबादी की ज़मीन हो गई। ठीक। आबादी की ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा, और जब रिकॉर्ड नहीं है तो कब्जा परफेक्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड का कागज़ है तो दो तरह के मार्गेज होते हैं। अच्छा, एक तो एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर धारा 80 में आपने कन्वर्जन करा लिया है लैंड यूज कि हम इसका नॉन एग्रीकल्चरल यूज कर रहे हैं, अच्छा, आबादी घोषित कर डिक्लेयर करा लिया, आबादी डिक्लेयर करा लिया आपने, तब तो ठीक है, उसे आप नॉन एग्रीकल्चरल लोन के लिए भी मार्गेज कर सकते हैं। अच्छा, वो रजिस्टर्ड मार्गेज होगा। लेकिन अगर आपने आबादी घोषित नहीं कराया है तो अच्छा। एग्रीकल्चरल लोन के लिए आप एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट में वही इंतखाब ही मार्गेज हो जाता है और उस मार्गेज का पावर बैंक को ही। अच्छा, 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 गांव में अक्सर देखा जा रहा है छोटे छोटे कस्बे डेवलप हो रहे हैं और वहाँ जो है खेतों में लोग घर बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अगर बैंक से ऋण लेना चाहें तो घर बनाने के लिए उन्हें ऋण, घर बनाने के लिए ऋण उनको मिल सकता है, लेकिन शर्त इतना है कि उसे नॉन एग्रीकल्चरल घोषित करा लेना होगा उनको। अच्छा, जो एसडीएम महोदय करते हैं। अभी आपने कहा रिकवरी, तो रिकवरी में बैंकों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? किस जैसे तमाम बारोवर्स ऐसे नहीं हैं जो विलफुली डिफ़ॉल्ट करते हों। कुछ लोगों की डिफ़ॉल्ट तो परिस्थितियों के विपरीत होने से, जैसे कोरोना काल में तमाम लोगों की दुकानें बंद हो गई, इस टाइप से होती हैं। लेकिन इवन देन ऐसे भी बारोवर्स हैं जो हर तकलीफ़ सह के अपनी क्रेडिट बचाते हैं। लेकिन जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए बैंक नोटिस देता है, डिमांड नोटिस देता है। डिमांड नोटिस पर आप नहीं आए तो कब्जा, सिंबॉलिक कब्जा ले लेता है, आपको सूचना देगा कि कागज़ में हम कब्जा ले लिए हैं। अच्छा, फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आपने नहीं पेमेंट किया तो डीएम महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन पड़ती है कि हमें रियल पोजीशन दिला दिया जाए। अच्छा, 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 डीएम महोदय रियल पोजीशन दिला देते हैं तो उसके बाद बैंक को सरफेसी एक्ट में पावर मिल जाता है कि वो सीधे एक्शन कर दे और अपने हैंड राइटिंग से सेल डीड एग्जीक्यूट कर दे। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऋण लेता है अपने किसी, या तो आबादी की भूमि दिखा करके या एग्रीकल्चरल लैंड पर वो ऋण लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसे ऋण जमा करने से मुक्ति मिल जाती है? नहीं, देखिए, ये तो मतलब उत्तराधिकार अधिनियम का सार्वभौम कानून है। अच्छा, कि आप जो एसेट इनहेरिट करेंगे, अच्छा, यानी उस मृतक की जो संपत्ति आप उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे तो उसकी मेरिट डीमेरिट सब आपके पास आ जाएगी। तो अच्छा, अगर आपने, उनके बेटे हैं, आपको ज़मीन मिली उत्तराधिकार में तो उस ज़मीन पर जो भार है वो भी आपको मिल जाएगा और फिर आपको रिकवरी के लिए लायबल होना पड़ेगा। यानी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्हें वो ऋण चुकता करना पड़ेगा। चुकता कर। अच्छा, मिश्रा जी, आप तो 1979 से आप जो है वकालत में हैं, तो 1979 में जो स्थिति रही है सिविल मामलों की या सिविल कोर्ट की कहें, आज की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। 79 में हर लिटिगेंट, हर वादकारी को यह अहंकार होता था कि हम सही राह पर हैं और मैं अदालत दीवानी में आपसे निपट लूँगा, मुझे न्याय मिलेगा, ये अहंकार होता था, इतना कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन अब इस समय ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, न्याय की जो देरी हो रही है, इसमें ये धीरे धीरे ये मिथक पब्लिक में टूट रहा है, पब्लिक का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। ये प्रॉब्लम तो है और इस प्रॉब्लम के लिए किसी एक फैक्टर को आप दोषी नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोन होते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने जब लोन बैंकों से लेते हैं,
उसमें आप लोगों की भूमिका क्या होती तो है? उसमें भी जो अगर प्रॉपर्टी उनकी मार्गेज होनी है अच्छा, तो उसकी स्क्रूटनी तो होनी ही होनी है, क्योंकि हर बैंकों के सर्कुलर में ही ये व्यवस्था है और बैंकों का सर्कुलर लॉ का इफ़ेक्ट रखता है। तो कोई बैंक अपने सर्कुलर का उल्लंघन नहीं कर सकता। बड़े बड़े अभी यहाँ गीटा में तमाम फैक्ट्रियों का हमने स्क्रूटनी किया है। अभी एक मेरे पास मामला पड़ा हुआ है, एक एथनॉल की फैक्ट्री का 1200 करोड़ का। अच्छा, तो अब उस ढंग से प्रॉपर्टी चाहिए, उस ढंग से स्क्रूटनी होगी तो होता ही होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ARP का सब स्क्रूटनी हमने ही किया था अभी 5-7 साल पहले ही। रिकवरी सूट सिविल न्यायालय में ही दाखिल हो रहे हैं? देखिए, रिकवरी सूट्स इस समय बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि अगर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो बैंक सेटिल कर रहा है सरफेसी एक्ट को इन्वोक करके। अच्छा, सरफेसी एक्ट का प्रोविज़न इन्वोक कर देता है। अब बारोवर डर के मारे के साथ बिक जाएगा जमा कर देता है। जहाँ कोई नई प्रॉपर्टी है वहाँ सूट फाइल होते हैं, तो उनमें भी 20 लाख तक का ही जुरिस्डिक्शन यहाँ है गोरखपुर न्यायालय को, जिला न्यायालय को। अच्छा। 20 लाख से ऊपर DRT इलाहाबाद में चला जाता है। अच्छा। हाँ, ये जुरिस्डिक्शन। तो ये जो नए न्यायालय गठित हुए हैं जैसे वाणिज्य न्यायालय, तो इसकी क्या भूमिका है? जो वाणिज्य न्यायालय में वही कमर्शियल मैटर्स जाते हैं। अब इस समय जितने रिकवरी सूट इस समय फाइल होंगे उसी में जाएंगे। तो उसका तो जुरिस्डिक्शन एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसका भी 20 लाख है? हाँ, 20 ही है। 20 के ऊपर बैंक का जाना पड़ेगा आपको, वहीं अच्छा, DRT में ही जाना पड़ेगा। तो दीवानी के मामलों में अगर जैसे रेस जुडिकेटा या रेस सब जुडिस की जो बात कही जाती है, क्या है ये जरा हमारे? अब रेस जुडिकेटा का मतलब ये है मान्यवर कि एक बार अगर कोई डिस्प्यूट 2 पक्षकारों में डिसाइड हो गया किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, अच्छा, तो उसे रीओपन उसी कोर्ट में आप नहीं कर सकते। और रेस सब जुडिस क्या है? रेस सब जुडिस ये है कि मतलब आप कुछ उसमें जानबूझ करके जानते हैं और फिर भी उसमें करते हैं। अच्छा, जैसे एक मैटर है अलग से पड़ा हुआ है, पेंड कर रहा है, और हम दूसरा उसमें करने जा रहे हैं, तो ये सब जुडिस हो गया ना, कि वो मैटर जुडिशरी में पेंड कर रहा है भाई, तो हम इसमें काहे कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जुडिस हो जाता है। अच्छा। जब अब इस समय वर्तमान समय में जो प्रोसेस है, सम्मन की जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? उसमें नयापन ये हुआ है कि आप स्टेटस रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस से जरिए नेट ले सकते हैं। पहले आदमी अपना भेजा रजिस्टर्ड लेटर, 30 दिन उसे नहीं मिला तो कोर्ट चाहे तो मान ले, कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज़ कर दे। लेकिन अगर आप स्टेटस रिपोर्ट दे देते हैं तो उस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि उस आदमी ने उस रजिस्टर्ड लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। अच्छा। और वो आप दाखिल कर देंगे तो कोर्ट बाउंड हो जाती है कोर्ट। अच्छा, एक्स पार्टी प्रोसीड, मान लीजिए कोई मामला अगर एक्स पार्टी प्रोसीड हो जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति निर्णय पारित होने के पश्चात उस न्यायालय के समक्ष आता है और ये सब बताता है, ये समाधान करा देता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, तो क्या न्यायालय अपने निर्णय को अपास्त करके पुनः नए सिरे से कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, एक्स पार्टी जजमेंट जो होता है, इसे कई रूलिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो कागज़ की नाव की तरह से है। अच्छा। अगर किसी वजह से अपोजिट पार्टी कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि साहब हमारे नोटिस में ये बात आई नहीं, तो ऑर्डर 9 रूल 13 CPC की एक व्यवस्था है कानून की, उसके तहत कोर्ट चाहे तो अपने उस एक्स पार्टी जजमेंट को सेटिसाइड कर सकती है। अगर आप चाहें तो ऑर्डर 9 रूल 13 में उसी न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा। और उस न्यायालय को अगर सेटिस्फाई कर दें कि साहब हमसे ये बात छिपाई गई, हमको जानकारी नहीं हो पाई, तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिल सकती है। अगर आप चाहें तो उसके अपीलेट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं उस जजमेंट की। जो नए आने वाले अधिवक्ता हैं, क्या ज़रूरी है कि वह अपने विधि व्यवसाय के शुरुआती दिनों में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के सानिध्य में कुछ दिन गुजारें, या वह स्वतः विधि व्यवसाय कर सकते हैं? देखिए, कोई कानूनी बाध्यता नहीं ऐसी है। अच्छा। लेकिन यह स्थापित सिद्धांत है भाई कि बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। अच्छा, अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो नए लड़के आते हैं वो
सिविल की तरफ कम आते हैं। सिविल में थोड़ा सा संघर्ष है, आपको स्टूडियस होना ही पड़ेगा सिविल में। सिविल एक अथाह समुद्र है। सिविल में आप शांतिपूर्वक अपने ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं और अपने व्यवसाय में अचीवमेंट भी ला सकते हैं। मिश्रा जी, बात प्रारंभिक दौर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने अपने पत्नी के बारे में बताया कि उन्होंने आपके प्रारंभिक जीवन में बहुत आर्थिक जो सपोर्ट मिला आपको, वो उनके वजह से मिल पाया और आप अपने आप को स्टैंड किए थे। तो आप जब विधि व्यवसाय में आ गए या विधि स्नातक की शिक्षा आपने ग्रहण कर लिया तो कंपटीशन की तरफ भी आप गए, तो कंपटीशन में कहाँ तक आपको सफलता मिल पाई थी? 2 बार हम उत्तीर्ण हुए थे, बिहार के एचजेएस में भी हम उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उधर हम गए नहीं फिर। अच्छा, मतलब सीधा आपका उद्देश्य था, आपका लक्ष्य था कि हम वकालत करेंगे। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको आपके सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन की तरफ मैं थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, कितना ज़रूरी होता है ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करना? आस्थावान होने से आपका पर्सनल भी फ़ायदा है, सोसाइटी यानी समाज का भी फ़ायदा है। जब आप आस्था रखेंगे किसी सुपर पावर में तो आप गलत काम से बचना चाहेंगे। मतलब ईश्वर की शरण में, जैसे गीता कहती है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही बात। तो भगवान तो स्वयं इस बात को कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको हर पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता तो ये कहती है कि पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। बिल्कुल कि प्रकृति में ही स्थित पुरुष प्रकृति के द्वारा प्रदत्त त्रिगुणात्मक गुणों का उपभोक्ता होता है। बिल्कुल, भोक्ता ब्रह्म है वो। हाँ, वो भोक्ता होता है और उसी के अनुरूप जो है जिस तरह के गुणों को वो आत्मसात करता है, उस गुणों के अनुरूप ही फिर आगे के जन्म उसके निर्धारित बिल्कुल आगे के योनियों में उसका जो निर्धारण होता है वो उसके उसी गुणों के आधार पर होता है, उसी कर्मों के आधार पर ही निर्धारण होता है। यानी कि हम अगर श्रेष्ठ आचरण करते हैं तो ये माना जाता है कि हमारा जो अगला जन्म होगा वो भी श्रेष्ठ होगा, सुधर जाएगा। तो ये है आध्यात्मिक शक्ति जो हमें मिलती है हमारे अपने धर्म ग्रंथों से, जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है। अच्छा, थोड़ा सा साहित्य की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं तो साहित्यिक गतिविधियों में आपकी कितनी रुचि रही? देखिए, साहित्यिक गतिविधियों की स्थिति ये थी कि हम संस्कृत के बहुत बेहतरीन स्कॉलर थे। अच्छा, बहुत बेहतरीन स्कॉलर, और इसके लिए हमारे संस्कृत के लेक्चरर इंटरमीडिएट कॉलेज में थे श्री रत्नेश्वर शुक्ल जी। अच्छा, वो इतना प्रेरित करते थे कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, रघुवंश महाकाव्य कालिदास का मुझे पूरा कंठस्थ था। अच्छा। पूरा रघुवंश आज भी मैं सुना दूं। वागर्थायुर संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पहला श्लोक कालिदास ने यही लिखा। अच्छा। इस कालिदास काव्यामृतम का ये प्रथम श्लोक है। तो मतलब बहुत गहन रुचि थी हमारी संस्कृत में, लेकिन फिर ऐसा आया कि संस्कृत धीरे धीरे किनारे हो गई। लेकिन अभी भी हम स्टडी करते हैं संस्कृत के वाल्मीकि रामायण का, संस्कृत के काव्यों का। मेरे ऑफिस में अभी भी इनका विशाल संग्रह है और हम स्टडी करते रहते हैं। नहीं, स्वाध्याय तो हमारे जीवन में, जैसे पातंजल का योग शास्त्र, उसमें जो अष्टांग योग दर्शन की बात आती है तो उसमें आया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसमें यम और नियम, जब लोग कहते हैं कि मैं और यम और नियम के अनुसार अपने जीवन को संचालित करता हूँ, तो यम में 5 चीज़ें आती हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या अपरिग्रह यमा। और नियम में आती हैं 5 चीज़ें कि शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो जो स्वाध्याय है, जो आपने कहा कि मैं अध्ययन करता रहता हूँ, तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति कार्य कर रहा हो, लेकिन अगर स्वाध्याय है तो निश्चित रूप से उसका आंतरिक जो उन्नति है वो तो होती ही रहती है। जैसे अभी इस समय जेठ का महीना चल रहा है, कविवर बिहारी की एक जो है पंक्ति है कि बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह
देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। हाँ सही है, सही। तो इस समय तो वही स्थिति है भाई। इस समय जेठ का महीना चल रहा अरे है जबरदस्त। और समसामयिक जो है ये सब पंक्तियाँ जो है बहुत ज्ञानार्जन करती हैं, ज्ञान का वर्धन करती हैं जो है। तो इस तरह की कोई ऐसी पंक्ति जो आप अपने बचपन में पढ़े हों? कविवरों में बहुत ही ऊंचा स्थान हमारे हृदय में जयशंकर प्रसाद जी का है। अच्छा। वो जब अपने कामायनी के श्रद्धा सर्ग में ये कहते हैं अच्छा कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वाह। तो ये सब पंक्तियाँ तो अपने आप में इतना हीट करती हैं किसी के हृदय को, बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका कोई जवाब नहीं होता है। बिल्कुल। कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। गाना है कि जिसमें आया है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसमें दूसरी पंक्ति है कि मैं कब से तड़प रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले। मेरे संग संग तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसी में उसकी अगली पंक्ति है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। पुरानी फिल्मों के गाने में बहुत ही गहन संदेश हुआ करते थे। आपको याद होगा कि नूतन की एक फिल्म घराना कितनी लोकप्रिय हुई थी, जिसमें गाया था नूतन ने, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। सोचिए वाह वाह, क्या बात। कि मतलब कितना डीप संस्कार एक लड़की का है कि वो अपने पालक और अपने जनक को भी भूल जाती है इस संस्कार के आगे। तो बहुत बड़ी बात है ना। पुराने गानों में बहुत ही गहनता छुपी होती थी। हाँ, तो बताइए क्या नाम है आपका भाई? इस सामने देखिए, आर्येश कुमार मिश्रा। आपके पिताजी कौन है, क्या नाम है? आनंद कुमार मिश्रा। अच्छा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? प्रतिभा मिश्रा। अच्छा, प्रतिभा मिश्रा। तो बाबा से खूब दोस्ती है? हाँ। हाँ? खूब बातें बताते हैं बाबा? हाँ। अच्छी अच्छी बातें? हाँ। पापा तो बताते नहीं होंगे? बताते हैं। अच्छा, पापा भी बताते हैं, लेकिन बाबा ज़्यादा बताते होंगे। हाँ। पापा लोगों के पास उतना समय नहीं होता है। पापा से जब 4 बार पूछोगे तो कहेंगे भागो यहाँ से, हैं? और बाबा से जितनी बार पूछोगे उतनी बार बाबा तुम्हें बताएंगे। कचहरी से जब से हम आते हैं मेरे ही पास तो रहते हैं। तो बाबा का जो दोस्ती है ना, नाती और बाबा की, बहुत अच्छी दोस्ती होती है। खूब नाती जो है बाबा से खूब पूछता है और बाबा खूब बताते हैं उसे। जीवन का पूरा अनुभव नाती को बाबा बता डालता है। और जब बाबा की बात तुम मानोगे तो अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छा इंसान बनोगे। ठीक? तो बाबा का आदर करो। बाबा को प्रणाम करते हो? मम्मी पापा को प्रणाम करते हो? त्योहार आते तो करता हूँ। त्योहार नहीं, प्रतिदिन करो, प्रतिदिन आप प्रणाम करिए। कहता हूँ हाँ बाबा को। हाँ, रोज़ प्रणाम करिए। गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग तो कहिए ही आप, लेकिन आप जो है प्रतिदिन प्रणाम करिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अच्छी चीज़ें बाबा बताएंगे तभी ना आप अच्छे बड़े होकर के बहुत बड़ा आदमी बनेंगे आप बाबा की तरह। बाबा एडवोकेट हैं, पापा इंडियन ऑयल में सर्विस करते हैं, आप और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। हैं? अच्छी बात है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्शकों, आपने देखा कि मार्कंडेय मिश्रा जी ने बहुत बेहतर तरीके से तमाम सारी जानकारी दी है और निश्चित रूप से ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में इसे लागू करेंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन की प्रगति होगी। मिश्रा जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप